सबसे पहले बात करेंगे, आज पूरा देश जश्न मना रहा है, जश्न आजादी हो रही है। पीएम मोदी ने 13वीं बार लाल किले पर तिरंगा झंडा फहराया है। पहली बार लाल किले पर 15 अगस्त के कार्यक्रम के बाद में वंदे मातरम गाया गया। जेनजी के लिए एक बड़ा ऐलान भी किया गया। एक आ गया, ओलंपिक के लिए टैलेंट हंट का आयोजन होगा। 1 करोड़ युवाओं को एआई की ट्रेनिंग दी जाएगी और इसके साथ साथ और भी कई ऐलान किए गए। देश के 140 करोड़ भारतीयों को प्रधानमंत्री मोदी ने संबोधित करते हुए कई उसमें बातें कही, और लेकिन कुछ चीजें ऐतिहासिक देखी गई कि इसमें पहली बार वंदे मातरम गाया गया। आपको बता दें कि संसद में भी इस बार बिल पास हुआ है वंदे मातरम को लेकर के, और जेनजी के लिए बड़ा ऐलान किया गया। कहा गया कि ओलंपिक के लिए अब टैलेंट हंट का आयोजन होगा। 1 करोड़ युवाओं को एआई की ट्रेनिंग दी जाएगी। लक्ष्य लेकर आपको बता दें कि आज प्रधानमंत्री मोदी ने लाल किले के प्राचीर से संबोधन किया और झंडा फहराया। 13वीं बार प्रधानमंत्री मोदी ने झंडा फहराया। पहली बार साल 2014 में जब वो प्रधानमंत्री बने थे, उस वक्त तिरंगा झंडा लहराया था और हमेशा पगड़ी लगा करके प्रधानमंत्री मोदी वहां पहुंचते हैं। कोरोना काल के दौर में भी पहुंचे और देश को संबोधित किया था। लेकिन इस बार के कार्यक्रम की झलक, रौनक देखने लायक थी, क्योंकि इसमें काफ़ी संख्या में युवा वहाँ सम्मिलित थे और जेनजीज को भी संबोधित प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से किया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने संबोधन के दौरान कुछ बातें मुख्य कहीं, खास करके भारत किस तरीके से टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ रहा है, कैसे एआई की ट्रेनिंग दी जा रही है, कैसे भारत अब कह सकते हैं कि एक चीज तक सीमित नहीं रहा है, चाहे बिजनेस हो चाहे टेक्नोलॉजी हो, हर क्षेत्र में भारत अग्रणी हुआ है। और इसके साथ साथ उन्होंने कई और आगे भारत किस तरीके से ले जाना है उसको भी जनता के सामने रखा। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी राजघाट गए थे, वहां राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की समाधि पर पुष्प अर्जित किए और उसके बाद फिर गार्ड ऑफ ऑनर लिया लाल किला पहुंच करके, और उसके बाद ध्वजारोहण किया गया। हम 100 ये सब, ये रफ्तार, ये विस्तार, ये अचीवमेंट आजादी के बाद पहली बार पिछले 1 दशक ने देखा है। और जब इतनी सारी सिद्धियां हमारे सामने हो, इतनी तेज गति दिखाई देती हो, देशवासियों का सामर्थ्य पल पल प्रकट होता है, तब तो 2047 में विकसित भारत बनने का संकल्प कभी भी अधूरा नहीं रह सकता है। ये सारे आंकड़े इस बात की गवाही देते हैं कि हम आगे बढ़ने वाले हैं, मेरे प्यारे देशवासियों। लेकिन उसके लिए आत्मविश्वास की जरूरत होती है, आत्मगौरव की जरूरत होती है, और साथ साथ आत्मनिर्भर भारत होना भी बहुत जरूरी होता है। सैकड़ों जब आजादी के 100 साल होंगे, 2047 में हम विकसित भारत बना के रहेंगे। 140 करोड़ देशवासियों के पुरुषार्थ से इस लक्ष्य को हमें हासिल करना है। और जब दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाला देश विकसित होने का संकल्प लेता है, तो ये दुनिया की नजरों में भी हमारे साहस का परिचायक बन जाता है। दुनिया हमारी तरफ देखने का नजरिया बदलने के लिए मजबूर हो जाती है। प्यारे देशवासियों, और मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूं, पिछले 12 वर्ष में देश के कोटि कोटि नागरिकों ने, दलित हो, पीड़ित हो, वंचित हो, आदिवासी हो, गांव में रहने वाला हो, शहर में रहने वाला हो, गरीब हो, मध्यम वर्ग का हो, युवा हो, बुजुर्ग हो, नारी हो, पुरुष हो, उत्तर हो, दक्षिण हो, पूर्व हो, पश्चिम हो, हर किसी ने पिछले 12 साल में
एक संकल्प के साथ, समर्पण के साथ देश को नई ऊंचाइयों पर ले जाने में हर प्रकार से प्रयास किया है। मैं उनके इस प्रयासों का आदरपूर्वक स्वीकार करता हूं। तो उधर हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में स्वतंत्रता दिवस का जिला स्तरीय समारोह धूमधाम से मनाया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता हिमाचल प्रदेश के शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने की। उन्होंने प्रदेश और देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी और देश के लिए बलिदान देने वाले महान स्वतंत्रता सेनानियों को नमन भी किया। इस दौरान मंत्री ने परेड का निरीक्षण किया। पुलिस, होमगार्ड, एनसीसी, एनएसएस और स्काउट्स की टुकड़ियों ने मार्च पास्ट किया। समारोह में रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम भी हुए और उत्कृष्ट कार्य करने वाले कर्मचारियों व प्रतिभागियों को सम्मानित भी किया गया। हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने स्वतंत्रता दिवस पर प्रदेश और देशवासियों को शुभकामनाएं संदेश दिया। उन्होंने आजादी के लिए अपना सर्वस्त्र न्यौछावर करने वाले वीर शहीदों और स्वतंत्रता सेनानियों को नमन किया। जयराम ठाकुर ने कहा कि देश विकसित भारत के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है और इसके निर्माण में हर नागरिक की अहम भूमिका है। उन्होंने सभी से राष्ट्र निर्माण में योगदान देने की अपील की। स्वतंत्रता दिवस के इस अवसर पर मैं सभी प्रदेशवासियों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। इस अवसर पर उन वीर शहीदों को हमको स्मरण करना चाहिए जिन्होंने देश की आजादी के लिए अपने जीवन बलिदान दिया है। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक लक्ष्य निर्धारित किया है और वो लक्ष्य है कि 2047 तक भारत दुनिया के समृद्ध राज्यों में आगे बढ़ते हुए विकसित भारत के रूप में जाना जाए। उस लक्ष्य को हासिल करने के लिए हम व्यक्तिगत रूप से जिस प्रकार से अपना योगदान दे सकते हैं, उस योगदान को देने के लिए हम आगे बढ़े। एक बार फिर से सभी प्रदेशवासियों को स्वतंत्रता दिवस के इस पावन अवसर पर बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। जय हिंद, जय हिमाचल। हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल कविंदर गुप्ता ने स्वतंत्रता दिवस पर प्रदेश और देशवासियों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने देश की आजादी के लिए बलिदान देने वाले वीर स्वतंत्रता सेनानियों को नमन किया। राज्यपाल ने कहा कि विकसित भारत का लक्ष्य तभी पूरा होगा जब नागरिक अपने कर्तव्यों का ईमानदारी से पालन करते हुए राष्ट्र निर्माण में योगदान देंगे। उन्होंने युवाओं से विकास और नवाचार को आगे बढ़ाने में अपील की। प्रिय प्रदेशवासियों, स्वतंत्रता दिवस के पावन अवसर पर मैं हिमाचल प्रदेश की समस्त जनता को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं। 15 अगस्त 1947 का दिन भारतीय इतिहास में एक गौरवपूर्ण अध्याय है, जब असंख्य स्वतंत्रता सेनानियों के त्याग, बलिदान और संघर्ष के परिणाम स्वरूप हमें आजादी प्राप्त हुई। मैं उन सभी महान देशभक्तों को श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। साथ ही मैं उन वीर सपूतों को भी नमन करता हूं जिन्होंने स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद देश की एकता और अखंडता को बनाए रखना तथा सीमाओं की रक्षा के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। उनके त्याग और साहस को गौरवमय इतिहास हम सबके लिए सदैव प्रेरणा स्रोत रहेगा। ये दिन हम सभी के गर्व और सम्मान का प्रतीक है। तो देश भर में आज 80वां स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है। इस मौके पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने देशवासियों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने आजादी की लड़ाई में शहीद हुए वीरों और स्वतंत्रता सेनानियों को याद किया। बिंदल ने कहा कि लाखों लोगों की कुर्बानी से हमें आजादी मिली है। उन्होंने सभी लोगों से देश को आगे बढ़ाने और विकसित भारत बनाने में अपना योगदान देने की अपील की। आपको बता दें कि आज पूरे देश में स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है, तो हिमाचल प्रदेश में भी हर जिले में हर जगह कई कार्यक्रम हुए और इसके साथ साथ जो भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष राजीव बिंदल, उन्होंने भी ध्वजारोहण किया और उसके बाद में वीर और स्वतंत्रता सेनानियों को याद किया। बिंदल ने कहा कि लाखों लोगों की कुर्बानी से हमें आज़ादी मिली है। उन्होंने ये भी कहा कि देश को आगे बढ़ाना है और सभी को अपना योगदान देना चाहिए। तो वहीं हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज बड़सर में झंडा
फहराया। इस मौके उन्होंने बीबीएमबी के मुद्दे को लेकर एक बड़ा बयान दे दिया। उन्होंने कहा कि हिमाचल सरकार पूरी ईमानदारी के साथ अपने हक की लड़ाई लड़ रही है। सीएम सुक्खू के मुताबिक बीबीएमबी में हिमाचल का करीब 7,000 करोड़ रुपए का बकाया लंबित है और इस मामले में राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट में जीत के करीब है। उन्होंने कहा कि हिमाचल सरकार शानन पावर प्रोजेक्ट और चंडीगढ़ में हिस्सेदारी के अधिकार की लड़ाई भी लड़ रही है। चंडीगढ़ में हिस्सेदारी को लेकर भी राज्य का संघर्ष लगातार जारी है। सुक्खू ने साफ कहा कि हिमाचल अपने अधिकारों के लिए पीछे नहीं हटेगा, हर स्तर पर मजबूती और अपनी लड़ाई जारी रखेगा। आज हम बहुत ईमानदारी और मेहनत से भाखड़ा में अपने बकाए हिस्से की लड़ाई लड़ रहे हैं, जो लगभग 7,000 करोड़ रुपए का है। सुप्रीम कोर्ट में इस केस में भी हम जीत के करीब पहुंच चुके हैं। इसी प्रकार शानन, बैरासूल, वाटरसेस, चंडीगढ़ पर अपने हिस्से को लेकर भी संघर्ष जारी है। मेरा विश्वास है इन सभी से हमारे प्रदेश के हितों की रक्षा होगी। प्रदेश सरकार हिमाचल के लिए 1,000 नई इलेक्ट्रिकल बसें खरीदेगी। इसके अलावा ग्रीन स्टेट की ओर हिमाचल तेजी से कदम बढ़ा रहा है। इसके लिए 200 हाइड्रोजन बसें भी खरीदने की प्रदेश सरकार ने योजना तैयार की है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शुक्रवार को बस स्टैंड हमीरपुर में 35 इलेक्ट्रिकल बसों के बेड़े को रवाना करते हुए कहा कि एक इलेक्ट्रिकल बस 1 करोड़ की आती है और जो भी बेरोजगार इस बस को खरीदेगा उसे सरकार 50 लाख रुपए की सब्सिडी देगी। बेरोजगारों को इस योजना का सीधा फायदा उठाना चाहिए। एचआरटीसी का टोटल फ्लीट जो है वो 3,000 बसेस का है और 3,000 बसेस को हम हर साल जो सरकार की तरफ से ग्रांट देते हैं, सिर्फ वो 800 करोड़ रुपए के करीब ग्रांट देते हैं। जो एचआरटीसी की बसों से वो जो बसें अपना कमाई करती है वो भी एचआरटीसी से सरकार नहीं लेती, वो भी उनके पास जाती है। तो जितनी हम ग्रांट देते हैं उतना ही पैसा एचआरटीसी भी कमाती है, 160 करोड़ रुपया महीने का। अगर इसका हिसाब लगाया जाए तो तकरीबन 3,000 बसों को हम 5 साल में 8,000 करोड़ देंगे। मैंने कहा कि एचआरटीसी को आत्मनिर्भर बनाया जाए, जो इनकी रेवेन्यू है उसको ठीक किया जाए ताकि ये परमानेंट किसी पर डिपेंडेंट ना हो और इनकी अपनी आय हो। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला का एक गांव इस वक्त बड़े संकट के मुहाने पर खड़ा है। वहां की मल्याणा पंचायत के तहत आने वाले शकराला गांव में जमीन धंसने से हाहाकार मचा हुआ है। 1 या 2 घर की जमीन नहीं, पूरे 150 से ज्यादा मकान इस जद में आ चुके हैं, जिनमें कई मकानों की दीवारों में गहरी दरारें आ चुकी हैं और लोग खौफ के साए में जीने को मजबूर हैं और उन्हें बड़ी आपदा का डर सता रहा है। आपको बता दें कि मल्याणा गांव है शिमला के अंदर, वहां पर लगातार जमीन धंस रही है। आमतौर पर जब बारिशों का मौसम आता है तो कई बार जमीन ऊपर से उथली हो जाती है और धंसना शुरू हो जाती है, तो वहां पर ये सिचुएशन 1 या 2 गांव में रहती है। लेकिन हिमाचल की बात करें तो शिमला का शकराना गांव, उसमें ये करीब 150 घर, एक गांव में आमतौर पर प्रदेश के गांव में 100 से 150 मकान होते हैं, यानी कि पूरा का पूरा गांव ही इस जद में आ चुका है और इसमें आगे अभी ना कोई सुध लेने वाला वहां सरकार की तरफ से आया है, ना कोई अन्य पहुंचे हैं, क्योंकि लगातार शिमला जो जिला है उस पर इस तरीके की आपदा का खतरा मंडराता रहता है। तिल तिल कर धंसती जमीन, मकानों में पड़ी दरारें, मकानों की टूटती दीवारें, इंच इंच कर धंसता पूरा गांव, आपदा के साए में 150 परिवार। पहाड़ों की रानी शिमला का ये शकराला गांव इस समय डर और बेबसी के साए में है। इन तस्वीरों को गौर से देखिए। घरों की ये दरारें गवाही दे रही हैं कि यहाँ पैरों के नीचे की जमीन खिसक रही है। मल्याणा क्षेत्र के शकराला में करीब 150 परिवार ऐसे हैं जिनकी जिंदगी भर की कमाई से बने आशियाने अब ताश के पत्तों की तरह ढहने की कगार पर हैं। गांव में रहने वाले लोगों का आरोप है कि गांव के ठीक नीचे से गुजरने वाली 4 लेन सड़क परियोजना के लिए की गई भारी खुदाई ने इस पूरी पहाड़ी की नींव को हिलाकर रख दिया है।
ऊपर की सड़क से लेकर नीचे गांव की पूरी जमीन धंस रही है। लोग लाखों रुपए लगाकर हर साल मकान की मरम्मत करा रहे हैं, लेकिन जब बारिश आती है तो जमीन का धंसना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से मकानों में दरारें आ रही हैं, जिससे होने वाले हादसे को लेकर खौफ के साए में जी रहे लोगों ने सरकार से मदद की गुहार लगाई है। पे जो है पिछले 2-3 साल से कंटिन्यू ज़मीन धंस रही है, बार बार इसमें क्रैक्स आ रहे हैं। हम रिपेयर भी कर रहे हैं, लेकिन रिपेयर करने के बाद फिर दोबारा से क्रैक्स आ जाते हैं इसमें। अब हमें ये नहीं लग रहा है कि मतलब ये किस वजह से, नीचे 4 लाइन का भी काम चल रहा है, 4 लाइन की वजह से या जो छत का या बारिश का जो पानी आता है उसकी वजह से। सरकार इसका कोई परमानेंट सोल्यूशन निकाले, भाई क्या है, क्या चीज़ है, इसका पता करे, भाई किस वजह से ये ज़मीन धंस रही है बार बार, उसके लिए हमें मुआवजा दिया जाए। तो हम अपना पैसा इसमें पहले मकान बनाने में खर्च किए हुए, उसके बावजूद हमारे जो मकानों में क्रैक्स आते हैं उसके लिए हम बार बार उसके लिए खर्च कर रहे हैं। तो इस तबाही की दूसरी बड़ी वजह है इलाके में जल निकासी यानी ड्रेनेज सिस्टम का न होना। घरों का गंदा पानी और बारिश का पानी सीधे कच्ची मिट्टी के अंदर रिस रहा है, जिससे जमीन अंदर ही अंदर खोखली हो रही है। शिकायत के बाद हाईवे के इंजीनियरों और प्रशासनिक अधिकारियों ने दौरा तो किया, लेकिन कोई समाधान नहीं निकाला, जिसके बाद ग्रामीणों ने अपने स्तर पर कुछ घरों में पानी की निकासी के लिए पाइपलाइन लगाकर पानी को दूसरी तरफ मोड़ने का काम शुरू कर दिया। लेकिन 7 से 8 लाख रुपए की रकम खर्च करने के बाद भी कई घर अभी इससे नहीं जुड़े हैं, जिससे वेस्ट वाटर की समस्या बनी हुई है। लास्ट 5 to 8 ईयर्स से तो हम बहुत ज़्यादा फील कर रहे हैं दरारों को। पहले हमें लगा कि हमारे घर के पानी की वजह से होगा, हम उनको फिल करते जा रहे थे, तो 3 to 4 टाइम्स तो मैं फिल कर चुकी हूँ। पर अब लग रहा है जब से 4 लेन का काम चला तब से ये डबल हो गई है। अब तब से तो हर 6-6 महीने में घरों के अंदर भी दीवारों में हमारे दरारें आनी स्टार्ट हो गई है। शकराला गांव की स्थिति साफ चेतावनी दे रही है कि अगर समय रहते कड़े कदम नहीं उठाए गए तो यहाँ बड़ी मानवीय त्रासदी देखने को मिल सकती है। स्थानीय लोग अब सरकार से मांग कर रहे हैं कि यहाँ तुरंत वैज्ञानिकों की टीम भेजकर भूगर्भीय सर्वेक्षण कराया जाए और एक मजबूत ड्रेनेज सिस्टम बनाया जाए, ताकि शिमला का यह हिस्सा पूरी तरीके से जमींदोज होने से बच सके। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला के साथ लगते महली इलाके के शकराला गांव में एक बड़ी परेशानी लोगों के सिर पर आन खड़ी हुई है। यहां देखेंगे आप एनएच का काम चल रहा है और परेशानी ये है कि मकानों पर दरारें देखने के लिए मिल रही हैं और लोगों का ये कहना है कि बीते 3-4 सालों से लगातार इस तरह की घटनाएं यहां शकराला गांव में सामने आ रही हैं। आलम ये है यहाँ की जो तमाम मकान है यहाँ पर इस इलाके में, वहाँ दरारें हैं और लोगों को रिपेयर वर्क करके उन दरारों को भरना पड़ रहा है। आप देखेंगे, देखिए ये यहाँ पर टाइल्स के जरिए इन दरारों को भरा गया है और इसी तरह की तस्वीर आपको पूरे यहाँ पर नजर आएगी। दरार जगह जगह पर देखने के लिए मिल रही है। इसके साथ लगते जो मकान है वहां पर भी लगभग ऐसी ही स्थिति है। देखिए इसका एक साथ लगता मकान है जहां पर आपको जो एक बेसमेंट वॉल है, दरअसल पहाड़ों पर जब भी निर्माण करना होता है तो इस तरह एक सुरक्षा दीवार, जिसे स्थानीय भाषा में डंगा कहा जाता है, डंगा देना होता है। इसमें भी आपको इस तरह की दरारें नजर आएंगी और जगह जगह इसी तरह की तस्वीरें देखने के लिए मिल रही हैं। शकराला गांव के लोगों का यह कहना है कि एक तो यहाँ जो सीपेज ट्रीटमेंट है और वेस्ट वाटर मैनेजमेंट है वो सही तरीके से नहीं किया गया है और इसके अलावा जो यहाँ नेशनल हाईवे का काम हो रहा है उसके बाद वाइब्रेशन की वजह से भी यहाँ पर इस तरह की दिक्कतें सामने आ रही है। देखिए आपको मकान के साथ लगते जो सीढ़ियां यहाँ पर उतरने के लिए बनाई गई थी वहां पर भी एक बड़ा गैप नजर आएगा और इसी तरह की तस्वीरें यहाँ के कई मकानों में देखने के लिए मिल रही हैं। लोगों का कहना है कि हर साल उन्हें रिपेयर में 3 से 4 लाख रुपए खर्च करना पड़ रहा है। हालांकि ये वजह स्पष्ट नहीं है कि क्या सिर्फ पानी की जो मैनेजमेंट सही तरीके से नहीं है वही वजह है या फिर एनएच का जो काम चल रहा है वो भी इसमें वजह मानी जा रही है। आपको नजर आ रहा होगा कि लोगों ने यहाँ पर सीमेंट लगाकर अपने मकान की सुरक्षा करने की कोशिश की है। कुछ मकान ऐसे भी देखने के लिए मिले जहां पर लोग टाइल्स लगाकर मकान में दरारें ढकने की कोशिश कर रहे हैं। लोगों का ये कहना है कि लगातार जो मकान है उनका वो नीचे की तरफ बैठता हुआ नजर आ रहा है और फिलहाल प्रशासन के पास ये बात उठाई गई है लेकिन अभी तक कोई राहत की बात वहां ना तो प्रशासन की ओर से, ना एनएच की ओर से और ना ही यहाँ पर वेस्ट मैनेजमेंट वाटर कैसे करना है वो उसकी ओर से कुछ भी अभी बात यहाँ पर नहीं की गई है। तो फिलहाल यहाँ लोग चिंता में हैं और उन्हें अपने मकान की चिंता सता रही है क्योंकि देश में जब भारतीय कोई मकान बनाता है तो वो मकान सिर्फ मकान नहीं होता बल्कि उसके जीवन भर की कमाई होती है और इस जीवन भर की कमाई में शकराला के लोगों की अब यहाँ पर खतरा मंडराता हुआ नजर आ रहा है। सीनियर कैमरा पर्सन अशोक सोनी के साथ अंकुश डोभाल, जी मीडिया, शिमला। वो हम 23 साल से यहाँ पे रह रहे हैं, 23 ईयर्स हो गए हमें। तो अब जैसे काफ़ी टीम्स आ चुकी है यहाँ पे देखने की दरारें पड़ रही है नहीं पड़ रही है, हमारे घरों में क्या है। अब कुछ घरों में दरारें पड़ भी रही हैं, कुछ घरों में नहीं भी है, कुछ घरों में डिफ्लेक्शंस हैं। आई थिंक ये 3-4 साल में अभी
जो 4 लेन का काम चला है, मे भी शायद उस वजह से भी हो सकता है, बिकॉज 4-5 साल पहले हमने ये चीज़ नहीं देखी थी। और दूसरा जो पानी है, चाहे वो बारिश का पानी है या जो हमने सेप्टिक टैंक बनाया अपने घर के साथ ही, वो भी एक रीज़न हो सकता है, क्योंकि उससे भी सीप करता है पानी, तो वो भी रीज़न एक हो सकता है मे बी। बट ये 4-5 साल में ही हमने ये दिक्कत देखी है। ये पुरानी पाइपें है अभी डली के ना, इन्होंने ओपन ही छोड़ी है नीचे को, इससे दरारें पड़नी तो और कोई पड़ेगा ऐसे। आपके मकान में भी दरार पड़ी? मेरे भी पड़ी थी, मैंने कर दी, अब ठीक कर रहा हूँ, अब क्या करना। कितना खर्च आ गया? खर्चा तो आ ही रहा है, हर साल ही करते रिपेयर। अच्छा, हाँ जी। कितने सालों से दिक्कत आ रही है आपको? ये तो जब से मकान बनाया मेरे ख्याल में तब से ही आ रही है। अच्छा, हाँ जी, 5-10 साल हो ही गए। तो नेशनल हाईवे का भी कोई वजह लग रही है या सिर्फ नेशनल हाईवे की वजह से भी है, थोड़ा सा हिल तो जाता ही है थोड़ा ना, वाइब्रेशन से हिल गया होना थोड़ा सा। तो वहीं प्रदेश में इस वक्त मौसम का मूड ज्यादा अच्छा नहीं है। पहाड़ से मैदान तक मूसलाधार बारिश ने मुसीबत लगा रखी है। हिमाचल और जम्मू कश्मीर में पहाड़ दरक रहे हैं, तो ओडिशा और महाराष्ट्र में भी नदियों का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है। कहीं सड़क पर सैलाब है तो कहीं डैम ओवरफ्लो है। अब डर लगने लगा है। आज हम आपको पहाड़ तोड़ तबाही की कुछ भयानक तस्वीरें दिखाएंगे। तस्वीरें आप भी देखिए और देखिए कि क्या इस वक्त मौसम का मूड है। ये रिपोर्ट देखिए। पहाड़ों पर क्रोध में कुदरत, सैलाब में बह गई स्कूटी, नदियों ने पार किया खतरे का निशान। कहीं पहाड़ों पर गिरे पत्थर, कहीं धंस गए मकान। क्रोध में कुदरत, बेबस इंसान, तबाही पहाड़ तोड़। पहाड़ों पर कुदरत क्रोध में और इंसान बेबस। किस शहर में किस गली कूचे से जलजला आ जाए कुछ नहीं कहा जा सकता। सैलाब की यह तस्वीर हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला की है। यहाँ कई दिनों से हो रही बारिश के बाद अचानक आए सैलाब ने लोगों को मुसीबत में डाल दिया। तेज बारिश के बाद सड़क पर आए सैलाब में स्कूटी सवार महिला तो बच गई, लेकिन उसकी स्कूटी बह गई। धर्मशाला की यह तस्वीर डिलेक अस्पताल के पास की है। सड़क पर ऐसा जलजला कि लोग दीवार पकड़कर जान बचाने पर मजबूर हो गए। ये सैलाब अपने साथ सब कुछ बहा ले जाने पर आमादा था। सैलाब के बाद सड़क पर कारें फंसी खड़ी हैं। हिमाचल ही नहीं, जम्मू कश्मीर में इन दिनों कमोबेश एक जैसी ही तस्वीर दिखाई दे रही है। यहाँ जोजिला दर्रा के पास का सीन और भी भयंकर है। अचानक फ्लैश फ्लड के बाद यहाँ लोग डर गए। देखते ही देखते सड़क पर पहाड़ से आए मलबे ने रास्ता रोक दिया। SSG रोड पर पहाड़ से आए मलबे ने करीब 5 घंटे तक ट्रैफिक को रोके रखा। हालांकि करीब 5 घंटे बाद रोड को बहाल कर दिया गया। हिमाचल जम्मू कश्मीर में ही नहीं, ओडिशा में भी भारी बारिश के बाद नदियां उफान पर हैं। उफनती नदियां लोगों को डरा रही हैं। जलाशय खतरे के निशान को पार कर चुके हैं। हालात ये हैं कि अब कालो डैम के 2 गेट खोल दिए गए हैं। डैम को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर 1-2 दिन और बारिश हुई तो यहाँ के हालात भयावह हो सकते हैं। डैम का पानी बस्तियों तक पहुंचने का खतरा बढ़ गया है। ओडिशा की ये दूसरी तस्वीर भी देख लीजिए। मयूरभंज ही नहीं, भद्रक में लोगों को बैतरणी नदी डरा रही है। ओडिशा में कई दिनों से बारिश के बाद नदी नाले और डैम उफान पर है। बैतरणी नदी खतरे के निशान को पार कर चुकी है। नदी में सैलाब ऐसा कि देखने वालों की रूह कांप जाए। ओडिशा के ऊपरी इलाकों में कुदरत ऐसा क्रोध बरपा रहा है। उफनती नदियों को देखकर कटान का खतरा बढ़ गया है। पहाड़ों पर मौसम का मूड खराब चल रहा है। उत्तराखंड के बागेश्वर में सरयू नदी ने रौद्र रूप धारण कर लिया है। कपकोट के ऊपरी इलाकों में रात भर हुई मूसलाधार बारिश के बाद सरयू नदी ने खतरे के निशान को पार कर दिया है। सरयू नदी का विकराल रूप देखने के बाद जिला आपदा प्रबंधन विभाग और तहसील स्तर पर तैनात आपदा टीमें सक्रिय हो गई।
नदी किनारे रहने वाले लोगों को सतर्क किया गया है। लोगों से नदी से दूर रहने को कहा गया है। पहाड़ से मैदान तक हर जगह पानी ही पानी नजर आ रहा है। महाराष्ट्र के कोल्हापुर से आई ये तस्वीर बेहद डरावनी है। यहां मूसलाधार बारिश के बाद कलंबा झील ओवरफ्लो है। बहरहाल मुसीबत कम होती दिखाई नहीं दे रही है। मौसम विभाग ने कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। मतलब ये कि पहाड़ तोड़ तबाही की तस्वीरें और भी देखने को मिल सकती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो वहीं उत्तराखंड के चमोली में टनल के अंदर फंसे मजदूरों को निकालने के लिए रेस्क्यू टीम दिन रात जुटी हुई है। जी मीडिया की टीम ने मौके पर पहुंचकर उस टनल के अंदर का एक्सक्लूसिव एक रिपोर्ट तैयार की, जहां पहुंचना किसी चुनौती से कम नहीं था। अब भी देखिए रिपोर्ट। चमोली के पीपल कोठी में विष्णुगाड हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की टनल में हादसे के बाद से रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। टनल के अंदर काम कर रहे 22 मजदूरों के फंसने के बाद रेस्क्यू कर कई मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकाला गया, जबकि 7 मजदूरों की मौत हो गई। अब भी 3 मजदूर टनल के अंदर फंसे हुए हैं और उन्हें तलाशने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। लेकिन इस रेस्क्यू ऑपरेशन की असली तस्वीर क्या है? टनल के अंदर आखिर रेस्क्यू टीमों के सामने कैसी चुनौतियां हैं? जी मीडिया की टीम ने खुद टनल के अंदर जाकर इन सवालों का जवाब तलाशा। जी मीडिया की टीम टनल में पैदल चलते हुए करीब 1.5 से 2 किलोमीटर का सफर तय किया और टनल के हर उसे हिस्से में पहुंची जहां रेस्क्यू की चुनौतियां सामने खड़ी हैं। टनल के अंदर आगे बढ़ते ही हालात की मुश्किल साफ दिखाई देती है। कहीं रास्ते में जमा पानी, कहीं पैर तक धंसता कीचड़ और कहीं सरियों की ढेर के बीच से गुजरती रेस्क्यू टीम। मौके पर जी मीडिया के कैमरे की नजर हर उन हिस्सों तक पहुंची जहां आमतौर पर किसी के लिए पहुंचना भी आसान नहीं है।